हेलो माय डियर न्यू पीपल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशंस करने लग रहे होंगे। वैसे हमने ये सीरीज सीयूटी 2023 के लिए स्टार्ट की थी, और ये सीरीज सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं है, सिर्फ 2023 के लिए नहीं है। ये आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में यूज करना चाहे उसमें यूज कर सकते हैं, चाहे वो आपका जेई का हो, चाहे वो आपका नीट का हो, या किसी भी साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नेक्स्ट ईयर हो, उससे नेक्स्ट ईयर हो। तो अब तक हमने जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट 10-12 मिनट्स के लिए मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, और आज का हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पहले जो है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, उसके बारे में जान लेते हैं। वो कंसेप्ट है मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट एंड करेक्शंस बाय मैक्सवेल टू द एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने लास्ट वीडियो में देखा था। लास्ट वीडियो सेम वे आपको आई पॉप बटन में मिल जाएगी, और उससे जुड़ी हुई बाकी की डिटेल्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर आपने देखा था किस तरह से मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज को डिटरमाइन करता है। किस मेरी एक इनक्लोज सरफेस के अंदर या फिर किसी भी सरफेस के अंदर मेरी कितनी अमाउंट में फ्लक्स होगी, और उससे मेरी कितनी पोटेंशियल जनरेट होगा, उसके बारे में बताता है। बट जब इसको मैक्सवेल ने स्टडी किया तो उसने ये देखा कि यहाँ पर कुछ मेरी प्रॉब्लम्स थी, देयर आर सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। सो ही मेड सम सर्टेन करेक्शंस, और उसके लिए उन्होंने एग्जांपल लिया जैसे कैपेसिटर का। कैपेसिटर के अंदर उन्होंने देखा कि कैपेसिटर के अंदर दो तरह के चार्जेस के फ्लो आने लग रहा था। पहला कैपेसिटर के अंदर, और दूसरा उसकी बॉडी के आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर जो है वो कंडक्शन करंट आने लग रहा था, कंडक्शन करंट ड्यू टू द अप्लाइड फील्ड। और इंटरनल उसमें जो है, इंटरनल ऑफ द कैपेसिटर के अंदर मेरा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट आने लग रहा था ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड। ठीक है, तो इस कारण से यहां पर जो है करेक्शंस रिक्वायर्ड थी, वो करेक्शंस दी गई। वो करेक्शंस कैसे दी गई वो आप यहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक्सपेंडेड इक्वेशंस में आप देख सकते हैं, इससे जुड़ी हुई दूसरी स्लाइड्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एक्सपेंडेड इक्वेशन के अंदर आप देख सकते हैं कैसे मेरी जो कंप्लीट फील्ड है उसको मैं कैसे देता हूं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड प्लस एप्सिलॉन नॉट डी बाय डी टी ऑफ ई ए डी एस। ठीक है, कंप्लीट है। और मेरा ये जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरा क्या बन जाता है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड प्लस एप्सिलॉन नॉट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई बाय डी टी। ठीक है, द चेंज इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम। तो यहां से मेरी ये करेक्शंस आ गई। अब इसके साथ जो है मेरी जो भी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी थ्योरीज थी वो कंप्लीट हो गई, और वो कंप्लीट थ्योरीज की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं, यहाँ पर आप गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म देख सकते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉज देख सकते हैं, और फैराडेज लॉ देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ जो है मैं कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकता हूँ मेरी ईएम वेव्स जो है वो किस तरह से फंक्शन करती हैं, क्या उनकी फील्ड की वैल्यूज होंगी, क्या उनकी फ्लक्स की वैल्यूज होंगी, और उनकी ट्रांसमिशन के टाइम पे किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। अब जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिया तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैं बेसिकली समेशन में देखूंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से निकल के आते हैं। पहली बात, जब मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, और अगर मेरी वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी मेरी कम हो जाएगी। ये वैसे भी एक कॉमन लॉजिक से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है ना। नेक्स्टली, जितनी ज्यादा मेरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, रिमेंबर फ्रीक्वेंसी जितनी मेरी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। सो ये मेरी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आता है कि ईएम वेव्स जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। सो दीज आर द टाइप ऑफ रेडिएशंस व्हिच ट्रांसमिट एनर्जी थ्रू वैक्यूम। ठीक है, इनका अपना एक लीनियर मोमेंटम भी होता है, और इनके अंदर इनहेरेंट एनर्जी भी होती है। अब इनकी ट्रेवलिंग की स्पीड क्या होती है,
they travel mostly, almost all of these types of radiations travel close or at the speed of light. Speed of light अगेन आपने पढ़ा होगा 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बट मैं आपको बार बार करेक्ट करता रहूंगा, इट्स 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, सो ये मेरी ट्रेवल की वेलोसिटीज आ गई। नेक्स्ट मेरा आ गया, ये मोस्टली ट्रांसवर्स वेव की तरह ट्रेवल करती है, बल्कि ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव की ही तरह ही ट्रेवल करती है। अब आपके दिमाग में बात आएगी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इनमें फर्क क्या होता है? ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में जो फर्क होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल होती हैं, और दूसरा आप देख सकते हैं कैसे मेरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रेवल होती हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में मेरा होता है रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन, और वहीं पर मेरे ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ठीक है, तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के अंदर। अब इनके अंदर जो एनर्जी होती है जो एग्जिस्ट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है अलोंग एनर्जी फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना? मेरी जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में या फिर मैग्नेटिक एनर्जी में किसी में भी मैं देखूं तो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, हाफ, राइट? अब जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लिया, थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरा विजिबल लाइट जो है वो कितनी स्मॉल अमाउंट है। मेरी लार्जली जो होती है वो या तो इंफ्रारेड वो रेडिएशंस जो कि विजिबल लाइट से कम फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करती हैं, जिनको मैं इंफ्रारेड कहता हूं, या अल्ट्रावायलेट जो कि विजिबल लाइट से हायर एनर्जी स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती है या हायर फ्रीक्वेंसी पे एग्जिस्ट करती है। जब अगर मैं कहूं तो उनको मैं क्या कहता हूं? अल्ट्रावायलेट। इंफ्रारेड के अंदर मेरी अलग अलग टाइप की रेडिएशंस आ जाती हैं, जैसे कि मेरी रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, इंफ्रारेड लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट में क्या होता है मेरा? अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। अब इन सब के बारे में इंडिविजुअली जानते हैं कि ये कैसे तो जनरेट होती हैं और इनके क्या क्या यूजेस होते हैं। सो पहले हम सबसे लोअर एंड ऑफ स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करते हैं। लोअर एंड यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है और वेवलेंथ हाई है। सो यहाँ पर मेरी कौन सी वेव्स आती हैं? ये मेरी होंगी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स अर्थ के ऊपर जनरली मेरी मूवमेंट ऑफ चार्जेस से जनरेट होती हैं, वायर से जनरेट होती हैं। इनका मैं यूसेज जो है मेरे रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए करता हूँ, जो कि नाम से ही सजेस्ट होता है। दे कैन ट्रेवल ओवर नॉट मच वेरी लार्ज डिस्टेंस, इसलिए आपने देखा होगा कि आपके रेडियो चैनल्स होते हैं बहुत लिमिटेड एरिया के अंदर ही काम करते हैं। तो ये मेरी रेडियो वेव्स होगी। अब रेडियो वेव्स के बाद आता है मेरा माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट अगेन माइक्रोवेव ओवन्स, दे यूज माइक्रोवेव्स। सिमिलरली माइक्रोवेव्स जो होती हैं जनरली मेरी वैक्यूम ट्यूब से, क्लेस्ट्रॉन से, मैग्नेट्रॉन से, जो कि मेरे माइक्रोवेव्स में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर मेरे जो ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिस्टम्स के जो टावर्स होते हैं वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें होता है। अर्थ के ऊपर मेरी वहां से जनरेट होती हैं। और अगर मैं इसको गैलेक्टिक स्केल के ऊपर कहूँ तो मेरा कॉस्मिक बैकग्राउंड में रेडिएशन जो होती है वो मेरी माइक्रोवेव रेडिएशंस में आती है। ठीक है, अब माइक्रोवेव रेडिएशंस के यूसेज किसके होते हैं? एक तो मेरा टेलीफोनिक यूसेजेस में, कम्युनिकेशन सिस्टम्स के अंदर यहाँ पर मैं जो यूसेजेस करता हूँ वो मेरे माइक्रोवेव्स में होता है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने सबसे पहले आपको बात बताई, जैसे कि मेरी हीटिंग के लिए और इस तरह के लिए जो माइक्रोवेव्स यूज करता हूँ वहां पर मेरा यूसेज निकल के आता है। नेक्स्ट मेरा निकल के आता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है, इंफ्रारेड लाइट जो होती है, वो जनरली मेरी कोई भी हॉट बॉडी जो होती है, इवन आप कहेंगे कि हॉट बॉडी, हाँ, एनीथिंग व्हिच इज हॉटर देन इट्स सराउंडिंग्स एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। हमारे अंदर से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है और दूसरी हॉट बॉडीज के अंदर से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। यही अगर हीट ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके बर्तन वगैरह जो है वो दे ग्लो रेड, राइट? वो इसी कारण से होता है क्योंकि वो तब जो होता है उसमें इतनी हीट आ जाती है कि वो हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में शिफ्ट हो जाता है। पर यहाँ पर वंस अगेन दे आर इंफ्रारेड क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है
वो विजिबल लाइट से कम होती है। अब मैंने आपको बता दिया कि कॉस्मिक स्केल के ऊपर जो भी मेरे स्टार्स होते हैं, डिस्टेंट स्टार्स होते हैं या फिर गैलेक्टिक क्लाउड्स हुए, वहां से मेरी इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं। अर्थ के ऊपर जो होता है जनरली जो भी हॉट इनफ ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर कुछ सेंसर्स होते हैं, उनसे हम प्रोड्यूस करते हैं इंफ्रारेड। इसकी यूटिलाइजेशन की बात आती है तो आपके जो रिमोट्स होते हैं, राइट, टीवी के रिमोट्स हो, एसी के रिमोट्स है, उन सब के अंदर, इवन आपके जो होते हैं आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी होता है, वहां पर भी इंफ्रारेड कैमरास, इंफ्रारेड सेंसर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं एम्बिएंट लाइटिंग को। ठीक है, आप इसको टेस्ट करने के लिए कि आपके वहां से इंफ्रारेड लाइट निकलती है, आप एक काम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी रिमोट लीजिए अपने घर का और उसे अपने फोन की लेंस के नीचे एक बार ऑपरेट करके देखिए, आपको रेड फ्लैशेस दिखाई देंगे। एक्चुअल में तो वो इंफ्रारेड होगा, पर आपका जो कैमरा है उसको स्केल अप करके विजिबल स्पेक्ट्रम में आपको दिखा देगा। सो यहाँ से आप जान सकते हैं कि ये मेरे रिमोट्स वगैरह में यूज लग रहा है। अब यहाँ इसके बाद मेरा आ जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम से मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि विजिबल स्पेक्ट्रम के यूसेज क्या है। एक तो हमें देखने में ही हेल्प करता है ना। अगर जो विजिबल लाइट है उससे हम चीजों को देख पाते हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं जिस कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको देख पा रहा हूँ। सिमिलरली ऐसे ही कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इन चीजों के अंदर मेरा यूटिलाइजेशन हो जाएगी। इसके सोर्सेज क्या होते हैं, घर के अंदर जो है मेरे कोई भी लाइट बल्ब वगैरह हो सकते हैं। कॉस्मिक स्केल के ऊपर जो है मेरे सन होते हैं, दूसरे स्टार्स होते हैं, वो विजिबल लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स जो है जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो भी मेरी विजिबल लाइट होती है। नेक्स्ट मेरा आती है अल्ट्रावायलेट, वो रेडिएशंस जो कि हायर एनर्जी स्पेक्ट्रम में है विजुअल एनर्जी से, वो मेरी क्या हो जाएंगी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट मेरी प्रोड्यूस कैसे होती है, अल्ट्रावायलेट लैंप्स यूज करता हूँ। सिमिलरली कॉस्मिक स्केल के ऊपर होता है, जो स्टार्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं, हमारा सन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस करता है और अर्थ की ओजोन लेयर उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जनरली हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन में और इस तरह की सिमिलर एप्लीकेशंस में। ये एंटीबैक्टीरियल्स और इस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर जो होता है आपका यूटिलाइजेशन होती है। इससे नेक्स्ट आता है मेरा एक्स रेज। जनरली मेरे प्रोड्यूस किए जाते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। ठीक है, और सिमिलरली स्टार्स मेरे और जो मेरे कुछ ब्लैक होल्स होते हैं, इस तरह की जो चीजें मेरे कॉस्मिक स्केल में है वो मेरी एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। एक्स रेज की यूटिलाइजेशन आप बहुत अच्छी तरह से जाते हैं, मेडिकल फील्ड के अंदर की जाती है। इससे जो है हम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का जो है स्कैन कर सकते हैं, हम बोन्स का स्कैन कर सकते हैं, तो उस चीज के अंदर हमारी यूटिलाइजेशन निकल के आती है। अब इससे नेक्स्ट मेरा आता है गामा रेज। गामा रेज जो होती है वो मेरी वैसे साइड नोट, गामा रेज से आप हल्क नहीं बन जाएंगे, पर हाँ गामा रेज के दूसरे यूटिलाइजेशन होते हैं। गामा रेज हम जनरली जो है देखते हैं कि मेरे जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होते हैं जब वो डिके करते हैं तो वहां से मेरे प्रोड्यूस होती है। कॉस्मिक स्केल के ऊपर अगेन आपके जो ब्लैक होल्स एंड सिमिलर हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडीज होगी या फिर हाई एनर्जी बॉडीज होगी, जैसे न्यूट्रॉन स्टार्स होंगे, वो आपके ये गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं। इसकी यूटिलाइजेशन में डिटेक्शन के लिए, मेडिकल फील्ड में बहुत सारी चीजों को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे कैंसर सेल्स हो गए या इस तरह की चीजों को डिटेक्ट करने के लिए और उन्हें रिमूव करने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए, टू किल देम, इस चीज के लिए मैं गामा रेज का यूटिलाइजेशन करता हूं। सो गामा रेज आर हार्मफुल, they can cause damage to your DNA and lead to cancers and such kind of diseases, but also we use gamma rays if it is positively used। अगर हम उसे positively use करते हैं तो उसका हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आज हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम कवर करेंगे ऑप्टिक्स, क्योंकि हमने लाइट के बारे में जान लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में जान लिया, तो अब हम ऑप्टिक्स के बारे में जानेंगे। उसको जानने के लिए बी ऑन द लुकआउट, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको पता चल जाए। डोंट फॉरगेट टू हिट इट। सिमिलर सीरीज जो है कॉमर्सशाला चैनल के ऊपर कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए हमारे संदीप सर देने लग रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर हैं।
वो आपको ये पढ़ाने लग रहे हैं कॉमर्स। दे हैव 2 काइंड्स ऑफ सीरीज, लॉन्ग वीडियोस एंड कंसेप्ट्स इन 60 सेकंड्स। तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।